हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकंड चैप्टर यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था टर्म 1 के रिलेटेड, जिसमें हमने बात किया था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। उससे रिलेटेड नोट्स भी मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में डाला है। आज की वीडियो में मैं एक और चीज़ करने जा रही हूँ, वो ये है कि मैं साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी डाल दे रही हूँ। इस चैप्टर से मैंने अपने हिसाब से जो क्वेश्चन बैंक बनाया है वो मैं आपको दे दूँगी, ताकि आप उसको पढ़कर पहले आप इसको वीडियो को देखिए, फिर आप मैं इसके साथ जो PDF दे रही हूँ उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए, या आप NCERT बुक से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कल हमने बात की थी टर्म 1 के बारे में, जो हमारा 2 पार्ट का था, और हम लोग अभी बात कर रहे हैं पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 के बारे में। इसके पहला वाला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी लोडेड है, अपलोडेड है चैनल पे, और ICT स्किल्स मैं इसके बाद अपलोड करूंगी। ग्रेजुअली हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और RDBMS के लिए भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें सैम्पल पेपर की, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन वाला जो टॉपिक होता है, इंडिपेंडेंस वाला, उससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक छोटा सा केस बेस्ड स्टडी दिया है। अगर आपके दिमाग में अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं, डिसिप्लिन इंक्लूडेड, ये 4, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इन जनरल अगर ये प्रश्न किसी से भी पूछा जाएगा तो वो शायद इसका आंसर कुछ भी दे सकता है, सेल्फ अवेयरनेस भी दे सकता है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन या डिसिप्लिन, क्योंकि चारों आंसर हमें एक ही जैसे लग रहे हैं। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्ज़ाम में कि एक्चुअल में ये टॉपिक कहाँ से है, इसी को समझने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा, यानी 4th नंबर क्वेश्चन, ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दस लीडिंग टू ब्लैंक स्पेस स्ट्रेस। फिजिकल तो नहीं है, फिनेंशियल भी नहीं है। ठीक है, अब बचा 2 पॉइंट, मेंटल एंड इमोशनल। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रेस का टाइप पढ़ा है तो इमोशनल स्ट्रेस का टाइप नहीं है। ठीक है, तो जो टाइप होता है स्ट्रेस का वो होता है मेंटल, तो इसका आंसर है मेंटल। तो इस तरीके की बारीक चीज़ों को आप कहाँ से बाइफरकेट करेंगे, इसको जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इसके आइए आगे देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें जो पहला आपको टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बुक जो स्ट्रेस का डेफिनेशन देता है वो क्या है। स्ट्रेस जो है ये इट कैन बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस इफ टेकन एट राइट सेंस। हम इसमें शुरू का जो वर्ड्स है वो इस तरीके से बुक को प्रिंट किया गया है कि दिख ही नहीं रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो लिखी गई बात है वो ये है कि अगर स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लिया जाए तो आप कोई अच्छी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक अच्छी चीज़ को। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को निगेटिव में लेते हैं तो आप क्या होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूब जाएंगे और आपकी जो प्रोडक्टिव होगी वो लेस हो जाएगी, और ये बहुत तरह का साइकोमोटिक डिसऑर्डर भी लेकर आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या इसका मतलब है और क्या इसका इम्पॉर्टेंस है। तो ये जो इसका पहला लाइन है इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विदस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक ब्लैंक जगह है शुरू में, और उसके बाद बाकी वाला डेफिनेशन लिखा है, और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, या किसी के आदमी के बारे में केस स्टडी हो और इस तरीके का प्रश्न वहाँ पे दिया गया हो। ओकेजनली तो हर किसी को स्ट्रेस हो सकता है, ओकेजनली स्ट्रेस जो होता है वो अनअवॉइडेबल होता है। स्ट्रेस जो है ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन भी है। ठीक है, तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन भी हो सकता है। यहाँ देखिए, अगर आप उस प्रश्न पे जाएं जो हमारा इसके पहले था, वहाँ पे इमोशनल भी एक ऑप्शन था, लेकिन अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ देखिए फिजिकल जो स्ट्रेस के कैजुअल एजेंट्स हैं वो है मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फिनेंशियल। ठीक है,
स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो होता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वो हमारे लाइफ को एक न्यू लेवल पर लेके जाता है। लेकिन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस अगर एक लंबे पीरियड तक है, एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। ठीक है, स्ट्रेस वेल मैनेज्ड कैन हेल्प व्यू इवेंट्स एंड सिचुएशन एज चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एक वेल मैनेज स्ट्रेस किया हुआ व्यक्ति जो होता है वो जीवन को दूसरे तरीके से देखता है और जो स्ट्रेस होता है वो इनको ग्रोथ करने में भी मदद करता है। लेकिन अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया जाए यानी अनमैनेज्ड हो जाए तो इसमें हमारा जो इसका जो रिजल्ट होता है वो हो जाता है एंजाइटी है एंड सॉरो रिजल्टिंग टू इल स्टेटस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से यह व्यक्ति को परेशान कर सकता है। स्ट्रेस के कैजुअल एजेंट्स कौन कौन से हैं? 4 ही हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फिनेंशियल। ठीक है, तो आप जब नोट्स बनाइए तो देखिए ये वाला जो यहाँ पर लाइन है 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि इमोशनल भी है और मेंटल भी है, तो देखिए यहाँ पे मेंटल में ये सीधे सीधे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के नोट्स को ही आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा फिजिकल में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको और इंडिपेंडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो अपने हार्मोनल चेंज को लेके अपने लुक के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं और इस तरीके से जो रिलेटेड इश्यूज होता है ये किसी को भी लो स्टीम में ला सकता है और उससे बच्चों को स्ट्रेस हो जाती है। बहुत बार बच्चे अपने कलर को लेके, अपनी हाइट को लेकर या फिर चेहरे पे जो आपके मुहासे वगैरह होते हैं वैसी दागों को लेकर अपने लुक के प्रति थोड़े से स्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल स्ट्रेस में आता है। ठीक है, सोशल होता है स्ट्रेस जब हम लोग क्या करते हैं, फैमिली मेंबर में जो पीयर प्रेशर होता है, जो हम लोग बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, और बच्चों को ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली इस तरीके के प्रेशर को अवॉइड करते हैं। आमतौर पे एक टीनेजर फैमिली में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता है। ठीक है, और कई बार ये शो ऑफ भी करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके का जो प्रेशर होता है, इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है जो कि हम लोग अपने पीयर प्रेशर के लिए किसे हमारे अंदर आता है या हमारे फैमिली मेम्बर से हमारे अंदर आता है, इसे हम लोग सोशल स्ट्रेस वाले कैजुअल एजेंट्स में लेके चलते हैं। चौथा हमारा फिनेंशियल है, तो यंगस्टर को तो जाहिर सी बात है उनको फिनेंशियल स्ट्रेस होगा क्योंकि वो चाहेंगे कि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, बट एक स्मॉल एज में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। स्ट्रेस का क्या इम्पोर्टेंस है? Being well versed with stress coping mechanism helps people lead healthy and happier life। इस लाइन को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रहा है कि जो adequately manage stress prevent medical and physical illness। Stress management is vital because it leads to following benefits। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या क्या बेनिफिट्स है, यहाँ पे जो भी पॉइंट दिए गए हैं 7 पॉइंट, इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ये मूड को इम्प्रूव करता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, ये हमारी लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को भी लीड करता है, लीड टू बर्थ ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ वाइटल फॉर रीचिंग गोल, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकॉम्प्लिशमेंट, इंक्रीज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, प्रिवेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो आपको यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हैं, इस 7 पॉइंट को एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है। तो मे बी इन 7 में से कोई 3 पॉइंट हो और चौथा पॉइंट कुछ और भी दिया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है, इसके अलावा यहाँ पे जो दिया है, स्ट्रेस जो है यह एक मेंटल स्टेट है जो कि एक ही साइज सब में फिट नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि एक आदमी का स्ट्रेस हो सकता है दूसरे के लिए स्ट्रेस नहीं हो। यह एक बिल्कुल हाईली इंडिविजुअलिटिक फिनोमेना है, यानी कि ये जो इसका सॉल्यूशन है ये किसी भी व्यक्ति के मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। जो फिजिकल साइंस होता है स्ट्रेस का, वो आमतौर पे होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होना, मुंह का सूखना, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमक, indigestion, nausea, acidity, fatigue, sweaty palm, cold hand and feet, irritation and hyperactivity। एक बात याद रखिएगा कि हाइपर एक्टिविटी भी फिजिकल साइन है स्ट्रेस का।
अगर आपके आस पड़ोस में कोई इस तरीके का व्यक्ति आपको दिख रहा है तो आप समझिए, और अगर उनको इस तरह का फिजिकल साइन है तो आप समझिए कि उस व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। मेंटल लेवल पे सिम्टम्स क्या क्या हैं? इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, गिल्ट, इनसिक्योरिटी एंड फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ये सारे मेंटल सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं ये वाला लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट भी लिखिएगा। फिजिकल साइंस में जो जो साइन है उसको लिख लेना है। ठीक है, और मेंटल लेवल पे जो साइन है उसको भी लिखना है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस विल हेल्प इंडिविजुअल मैनेज इट बेटर। दे शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉज, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड टेकिंग रिमीडियल मेजर। आप खुद समझिए कि क्या आप स्ट्रेस में हैं। अगर आप हैं तो आप उसके कारण को समझिए, अपने आप को समझिए और आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं, इस पर ज़रूर काम कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी भी इशू को अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग द इश्यूज और प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी चीज़ को छिपाना, किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को अवॉइड करने से आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एज दे प्रोवाइड अ सोशल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर आप इस तरह के किसी स्थिति में हैं तो आप बात कीजिए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड जो होती है ये एक, हम लोग चूँकि सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो ये किसी ना किसी तरीके का आपको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग वंस टाइम अक्रॉस एनी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा भी ये जो नीचे में दिए गए हैं पॉइंट्स, ये हमें डी स्ट्रेस रखने में मदद करता है। क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ है फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, जब स्ट्रेस जो है वो ब्रेन को इफेक्ट करता है तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी भी उससे इफेक्ट होती है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें कि वॉकिंग, स्कीपिंग और किसी भी तरह का चीज़, कोई भी स्पोर्ट्स जिसको कि खेल के आपका मूड जो है वो स्टेबलाइज होता है, आप अपने सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करते हैं और जिससे आपको नींद आए। इस तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज आपको डी स्ट्रेस रखने में मदद करेगा। कंप्यूटर गेम का नाम इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, योगा जो है ये एक हिंदू फिलॉसफी है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। ठीक है, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आता है कि डैश इज़ अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी दैट रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, योगा क्या है? तो योगा इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पॉस्चर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत तरीके का पॉस्चर है, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, 2 लाइन का डेफिनेशन है, इसको याद करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मेडिटेशन, इंजॉइंग गोइंग ऑन वैकेशन विथ फैमिली एंड फ्रेंड। मेडिटेशन किसे कहते हैं? मेडिटेशन में एक कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन होता है, इसको सपोज आप हो या मैं हूँ, तो हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना होता है। बेसिकली मेडिटेशन हमारे माइंड को काम करने की कोशिश करता है और जब आपका माइंड काम हो जाता है तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो ऐसे भी रिड्यूस होता है। ठीक है, आप अगर स्ट्रेस में नहीं भी हैं तो भी मेडिटेशन योगा की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इंजॉइंग तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ लाइक वॉचिंग मूवीज़, attending concert, playing games, involving in adventure sports, singing, dancing, even sketching can help individual transcend to a happier mental state and help manage stress. ठीक है, आप किसी भी तरीके के रिक्रिएशन एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना, एक छोटा सा हॉलीडे प्लान करना और फिर अच्छे से घूमना, ये सारा कुछ जो है ये आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करेगा। अगर वैकेशनिंग जाना आपके बजट के बाहर है तो आप नेचर वॉक कर सकते हैं। नेचर पार्क में जो आप इन्वायरमेंट, आपके आसपास का जो भी वातावरण है, या फिर अगर कोई नेशनल पार्क है, कोई सेंचुरी है, कोई भी कंट्री साइड में कोई भी गांव हो या कोई भी जगह जहां आप नेचर से इंटरेक्ट करते हो, जहां आपको ग्रीनरी दिखती हो, वैसी जगह, ठीक है, उस जगह पर जाकर अगर आप थोड़ी देर आँख खुलकर देखते हैं, थोड़ी देर घास पर चलते हैं, तो आपका जो माइंड होता है वो और बॉडी होती है वो रिलैक्स होता है
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं डी स्ट्रेस के। इसके अलावा भी अगर साइकिलिंग हो, इस टाइप का चीज़ दिया हो, तो वो भी डी स्ट्रेस में आता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को एक एक लाइन का डेफिनेशन में लिखना है। मैंने इसका पूरा नोट्स बनाया है और उस पूरे नोट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो काइंडली उसको एक बार अपने से लिख के पढ़िए, ठीक है। ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे, ये सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मैं इसको पढ़ कर बता दे रही हूँ क्योंकि मे भी अब बुक होने के बावजूद भी आप इसको नहीं पढ़ें। Everyone who has been sent on this earth has been blessed in their own way। संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो किसी न किसी चीज़ में अच्छा है, ठीक है। और हम सब ने मिलकर इस धरती को एक अच्छी सी जगह बनाई है। कोई अच्छा गाना गा सकते हैं, कोई गेम में अच्छे हो सकते हैं, कोई अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, हर कोई स्पेशल है। Everyone is special, ठीक है। But it is important that everyone learn the art of working independently। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशल तो आप हो, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। दिस टिपिकली मीन्स दैट वन मस्ट लर्न टू टेक ऑनरशिप ऑफ द टास्क असाइंड एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इनटू अकॉम्प्लिशिंग द टास्क। अगर आ जाए कि वर्क इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है, अगर डेफिनेशन करके से का कोई भी प्रश्न हो तो देखिए इसका मतलब क्या है। इफ समवन इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ द टास्क असाइंड एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन अकॉम्प्लिशिंग द टास्क, यानी जो काम दिया गया उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, ये एबिलिटी जो है, इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं वर्क इंडिपेंडेंटली। द इंडिविजुअल हु हैज़ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली नीड नॉट बी सुपरवाइज्ड फॉर द टास्क अकम्प्लीशन। जो लोग अकेले काम करते हैं उनके काम को सुपरविज़न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो खुद में कैपेबल होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और वो खुद को खुद से चेक करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 6, ये 6 पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। इंश्योर ग्रेटर लर्निंग, individuals feels more empowered and responsible। It provide flexibility to choose and define working hours and working mechanism। कुछ लोग दिन में काम कर सकते हैं बेहतर, कुछ लोग रात में काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हर किसी का अपना पेस है, isn't it? हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि एक बंदर बहुत अच्छा तैर सकता है, एक मछली बहुत अच्छे पेड़ पे कूद सकती है, ठीक है। इस डिफरेंस को हमेशा से समझना होता है। फेल्योर और सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल, ठीक है। जब आप खुद से काम करते हैं तो उसका फेल्योर और उसका सक्सेस के लिए आप ही जवाबदेही होती है, ठीक है। फेल्योर डज नॉट मीन्स कि आप बेकार थे। कम से कम अगर आप किसी काम में फेल होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस काम को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एबिलिटी है। इंडिविजुअल्स बिकम एसेट टू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड नेशंस एट लार्ज। ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम करते हैं, किसी भी ग्रुप जिसको बिलोंग करते हैं, और इवन हम अपनी कंट्री के लिए भी एक एसेट होते हैं। इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन अमंग इंडिविजुअल। जब आप खुद से काम करेंगे तो आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी होगी वो भी बढ़ेगी और आपको खुद से अपने काम का संतुष्टि होगा। इन्हेंसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कैसे हम लोग अपने अब जो हमारी जो क्षमता है इंडिपेंडेंट रूप से वर्क करने की, उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 चीज़ पढ़ते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन और तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपको अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस पता हो। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटी, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखिएगा। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू चार्ट देयर वे ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। दे बिकम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अगर मुझे पता है कि मैं रात में जगकर काम कर सकती हूँ तो मैं दिन में काम नहीं करूँगी, ठीक है। अगर मुझे दिन में मौका लगेगा तो मैं सो जाऊँगी ताकि मैं रात में काम कर सकूँ, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग दिन में ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं, तो फिर वो रात में अच्छे से सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगी, आपको 2 चीज़ अपनी लाइफ में पता होना चाहिए।
पहला आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरी आपकी एबिलिटी क्या है। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट हो कि मैं बहुत अच्छी सिंगर बनूं, लेकिन मेरी एबिलिटी नहीं हो सिंगिंग की। एट द सेम टाइम आपकी एबिलिटी है कि आप बहुत अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो गेम खेलने में ज़्यादा है। इस दो चीज़ का अंतर आप अपनी लाइफ में ज़रूर समझिए जब भी आप सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए तो उसका आंसर इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि जब आप अपने इनर जो आपका इंडिविजुअल हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, जो हमारा अंतरात्मा की आवाज़ है, जो हम अपने मन की बात समझकर कोई काम को करते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें कोई प्रेशर नहीं देता है, ठीक है, कि आपको ये काम करना ही है। जैसे अच्छी आदतें होना कि आपने अपना होमवर्क समय पे किया, आपने अपना काम समय पे किया, आप समय पे तैयार हुए, समय पे खाना खाए, समय पे सो गए, ठीक है। यह एक लाइफ स्किल है जो कि हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस नहीं है, ये मोटिवेशन है, ठीक है। अपना जो हमारा काम करने का तरीका विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है, यह सेल्फ मोटिवेशन में आता है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन जो होता है ये गाइड करता है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को, जो कि उनके लॉन्ग टर्म में बिहेवियर में शामिल होता है, ठीक है। यह एक समय के प्रवाह वाला चीज़ नहीं होता, यह एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपके बिहेवियर में होगा और ये एज अ गुड बिहेवियर में होगा। जैसे आपकी आदत हो जाएगी दया, ममता, प्रेम, इस टाइप का जो भाव चीज़ है वो सेल्फ रेगुलेशन में आता है। इट लीड्स टू अ रिस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर। इट टीच सेल्फ कंट्रोल एंड वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स टू रीच गोल, ठीक है। जैसे हमारी अभी जितनी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, ठीक है, आप में से हर एक स्टूडेंट में एबिलिटी थी उस एग्ज़ाम को पढ़कर पास करने की, लेकिन 90% स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को ईमानदारी से नहीं दिया। लेकिन आपने उस समय उस मौके का फ़ायदा उठाया और मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मदद लेकर ही दिया, ठीक है। तो आपके अंदर जो था इस चीज़ की कमी थी, ये आपका ये जो वैल्यू था वो वैल्यू आपके अंदर नहीं था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्ज़ाम ईमानदारी से दूंगा। 10% स्टूडेंट थे जिन्होंने ईमानदारी से भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को अपने बिहेवियर में लाते हैं, रूटीन में लाते हैं, तो वो क्या होता है, वो रूटीन में जब आपकी शामिल होता है तो वो आपके बिहेवियर में आ जाता है। जैसे हम लोग बचपन से ब्रश करते हैं सुबह उठ के, तो वो हमारे, चूँकि बचपन में हमें सिखाया जाता है, तो वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। फिर हम लोग बिना ब्रश किए खाना नहीं खा सकते, ठीक है। इट हेल्प, यहाँ पे आपको जो लिखना है सेल्फ रेगुलेशन में, वो लिखना है सेल्फ रेगुलेशन गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एज इट हेल्प्स देम कंसीडर लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज रेदर देन जस्ट ट्रांजिएंट फीलिंग, ठीक है। ये नहीं है कि थोड़े दिन का कोई भी ममता, दया। इसके अलावा भी जो इसका 3 पॉइंट है इसको लिख लीजिएगा। वैसे भी ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेट्स डू इट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बस आपको इतना ही पढ़ना है। इससे बुक से मैंने इसको कॉपी किया है और कॉपी करके जो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप इसको वहाँ से निकाल कर अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस नोट्स में कुल मिलाकर तकरीबन 16 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 16 पॉइंट्स को याद करना या अपने बिहेवियर में लाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसी नोट्स पे बेसिस मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी बनाया है और ये क्वेश्चन बैंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मैंने इसके आंसर को हाईलाइट कर दिया है ताकि आप डायरेक्ट इसका आंसर आपको ढूंढना नहीं पड़े, आप सीधे यहीं से देख लें। व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज़ विदाउट अदर चीयरिंग यू, भी मैंने आपको तुरंत बताया कि इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल है। यहाँ पे एक आपका केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पर भी एक आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये है कि विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू वुड सजेस्ट टू हेल्प हर। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। और इसी तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पे तकरीबन 20 से 21 क्वेश्चन होंगे। तो इस
प्रश्न को पढ़कर 20-21 शायद 26 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। हाँ, तो सब मिलाकर यहाँ पर तकरीबन 25 क्वेश्चन हैं। आप इन 25 क्वेश्चंस को ज़रूर बनाइए। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से नोट्स देने की कोशिश की है और मैं अपने हिसाब से आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो और यह PDF आपको आपके बोर्ड के टर्म 1 की तैयारी करने में मदद करेगा। जल्दी ही तीसरे वीडियो के साथ आऊँगी ICT स्किल्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।